Next question is question number 20, which is from string waves chapter. You have two identical strings x and z made of same material and tensions tx and tz in them. If their fundamental frequencies are 450 Hz and 300 Hz respectively, then the ratio tx divided by tz. देखो, जो सबसे पहली बात तो यही समझ में आ रहा है कि जो टेंशंस का रेशियो होगा इट शुड बी मोर देन 1. इसका मतलब 0.44 तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता. तो जैसा कि आप जानते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v/12 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू डिवाइड बाय 12. क्योंकि इसमें दे रखा है दोनों की लेंथ जो है वो सेम है, दोनों का म्यू सेम है, आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं सेम मटेरियल की. इसका मतलब एफ एक्स अपॉन एफ जेड विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी एक्स अपॉन टी जेड. ऐसा होना चाहिए क्योंकि लेंथ सेम म्यू सेम. अब ये आपको दे रखा है 450 डिवाइड बाय 300, इसका मतलब 3/2. तो आप जब सॉल्व करोगे तो टी एक्स अपॉन टी जेड की वैल्यू आ जाएगी 2.25. ये बहुत इजी क्वेश्चन है और जैसा कि हमेशा हम प्रेडिक्ट करते हैं कि स्ट्रिंग वेव साउंड वेव से हमेशा ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, तो ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन हमें मिला. नाउ next question 21, because we have space so we can cover next question also. The question 21 you can see on the screen. We are on in integers. इस बार थोड़ा सा एक इंटीजर ऐसा था, मुझे ऐसा लगा जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बाकी इंटीजर तो वैसे ही जो ट्रेडिशनली होते हैं. In question number 21, you have a 5 microfarad capacitor which is charged fully by 220 volt supply. It is then disconnected from the supply and connected in series with another अनचार्ज कैपेसिटर. तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर अगर आपने पूरी तरह से चार्ज कर लिया 220 वोल्ट पे, तो उसका जो टोटल एनर्जी होगा दैट विल बी हाफ इंटू 5 इंटू 220 स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁶. इतना एनर्जी इसके अंदर इनिशियली है. आपने क्या किया, चार्ज करने के बाद इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया. वो अनचार्ज कैपेसिटर जो था वो था 2.5 माइक्रोफेरेड, यानी कि C/2 का कैपेसिटर था. यू वांटेड टू कैलकुलेट एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट फाइनल पोटेंशियल विल बी 5 इंटू 220 प्लस 0 डिवाइड बाय 5 प्लस 2.5. क्या किया मैंने क्या किया, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2. इसका चार्ज पता है अपने को, वो होगा 5 इंटू 220. इसका चार्ज कितना है बच्चों, 0. दिस वाज न्यूट्रल, इसके ऊपर चार्ज था. लेकिन जब कनेक्ट करते हो तो फाइनली जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो ये आएगा. एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट U फाइनल, इट विल बी हाफ इंटू 7.5 इंटू कॉमन पोटेंशियल. कॉमन पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ से 2/3 ऑफ 220. सो इट विल बी 220 का स्क्वायर इंटू 4/9 इंटू 10⁻⁻⁶. 2/3 ऑफ 220 है ये. इसका मतलब अगर मैं एनर्जी का चेंज जानना चाहता हूं तो जो एनर्जी का चेंज आएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, वो आएगा हाफ इंटू 220 का स्क्वायर, ये सब कॉमन ले लिया मैंने, इंटू 10⁻⁻⁶. ये कॉमन आ गया. इधर बचेगा 5 माइनस 7.5 इंटू 4/9. तो आप 1.5 से अगर इसको काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा और ये 6 बार कटेगा. ठीक है, तो 20/6. So if you want to solve it, you will get half into 484. यहाँ 10 की पावर 2 आएगा तो ये 10 की पावर -4 कर दिया मैंने, और 6 पंजे 30, 30 माइनस 20 यानी कि 10/6. दिस विल बी द चेंज. मैंने काफ़ी हद तक आपके लिए इसको सॉल्व कर दिया, बाकी आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं. चेंज में मैंने चेंज का मैग्नीट्यूड निकाल दिया. वैसे चेंज का मतलब होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो आप चाहें तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगा सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट चेंज, then the change will be equal to negative of this. Change is U final minus U initial. So change will be approximately minus 403.33 into 10⁻⁻⁴. Basically ये change आएगा
और आपको x की वैल्यू चाहिए थी, तो x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी -4.03। अब इसमें जो सबसे नियरेस्ट इंटीजर में अगर आपको आंसर देना है तो यू हैव टू आंसर इट 4 अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 22 विच इज फ्रॉम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशंस, थोड़ी सी गंदी कैलकुलेशन, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा अगर सामने आ गया तो क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं आप स्क्रीन पे इस समय। इट इज गिवन दैट एन इंजन टेक्स 5 मोल्स ऑफ एयर, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है 5 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर आपको पता है 293 केल्विन, टेम्परेचर 293 केल्विन। इनिशियल प्रेशर आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर। ओके, इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं V है, फाइनल वॉल्यूम आपको बताया जा रहा है कि V/10 है, फाइनल वॉल्यूम इज V/10। इट इज गिवन दैट द गैस इज डायटोमिक गैस, इसका मतलब गामा की वैल्यू पता है अपने को 7/5, गामा इज 7/5। ओके, एंड द प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, यू हैव टू कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब हो गया बच्चों, वी वांट टू कैलकुलेट डेल्टा U which is F/2 NR into T final minus T initial. This will be change in internal energy. T initial is 293, which I already know. Number of moles I know. Number of moles पता है 5. Degrees of freedom भी पता है अपने को 5. डायटोमिक गैस है, और R की वैल्यू तो अपन जानते हैं 25/6। इसका मतलब R पता है अपने को 25/6, ये सब पता है। एक चीज नहीं पता, वो है टेम्परेचर फाइनल, वो हम निकालेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन से। अब एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन में क्या क्या आपने को बताया और क्या करना है, तो मुझे लगता है प्रेशर की तो कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग को टेम्परेचर वॉल्यूम से ही काम चल जाएगा। 293 T V⁻⁻ गामा -1, गामा -1 मतलब 7/5 -1, 7/5 -1 मतलब 2/5 is equal to T final V/10 टू दी पावर गामा -1, यानी कि 2/5। ये वाली टर्म से वाली टर्म कट गई, इसका मतलब T फाइनल की वैल्यू आएगी 10⁻² इंटू 293, यानी कि डेल्टा U की वैल्यू तो हमारे सामने लिखी हुई है, 25/2 इंटू 25/6 इंटू 293 इंटू 10⁻² -1। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व करना कोई चैलेंज नहीं है, पर इसको सॉल्व करना मेरे को तो चैलेंज लग रहा है, क्योंकि 10⁻² की एक्यूरेट वैल्यू मैं कहां से लाऊं, लॉग टेबल भी नहीं है मेरे पास। तो उस केस में यही है कि आपको थोड़े से अप्रोक्सीमेशन करने पड़ेंगे, जैसे इसको 100⁻1/5 कर सकते हैं, है ना। 100⁻1/5 से कुछ आइडिया आता है क्या? तो अल्टीमेटली जैसे भी आप दिमाग लगाएं, मैथमेटिक्स आपको लगानी है, इसको आपको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके फाइनली आपको आंसर निकालना है। और आयरनी ये है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको जो आंसर है वो किलो जूल्स में देना है। तो अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी आपने इसका गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया तो आंसर में गड़बड़ हो सकती है। इसकी वैल्यू 4.033 इंटू 10⁻³ आती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4 किलो जूल। हम लोगों ने तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, लेकिन आप लोगों को वहां अपना दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना था। लॉग लेके एंटी लॉग लेके करो, या फिर कुछ प्रिडिक्शंस करो, जैसे 100⁻1/5 कैसे निकाली जाए, तो 100⁻1/2 क्या होती है 10, तो 100⁻1/3 क्या होगी 10 से और छोटा होगा। या जैसे भी थोड़ा दिमाग लगा के आपको करना, किस चीज को 5 बार मल्टीप्लाई करें कि लगभग 100 आ जाए। जैसे अपन 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है, ठीक है। अगर हम 2.1 को 5 बार मल्टीप्लाई करके देखें तो लगभग कितना आता है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी थी और इसका आंसर निकालना। तो मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन जो है ना, वैसे तो इजी कैटेगरी का है, लेकिन केवल ये यहाँ जो कैलकुलेशन गंदी है उसकी वजह से ये टफ कैटेगरी या मॉडरेट कैटेगरी, मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में इसको डालना पड़ेगा। और हो सकता है बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बेचारों ने सब सही निकाल दिया हो, फिर भी यहाँ कैलकुलेशन एरर कर दी हो जल्दीबाजी में, और उनका नुकसान हो गया हो। Our next question is 23. This question is from friction, work power, energy. दोनों से ही कर सकते हैं, एक प्रॉपर काइनेमेटिक्स से भी किया जा सकता है।
पहले स्मूथ सरफेस पे आप उसको इंक्लाइन पे चलाएं, वेलोसिटी निकालें, उसके बाद रफ सरफेस पे चलाएं, फिर वेलोसिटी निकालें, या फिर सीधा वर्क पावर एनर्जी से करें। क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक इंक्लाइन है, उस इंक्लाइन में जो बी से लेकर सी वाला हिस्सा है, वो वाला जो हिस्सा है वो स्मूथ है, और सी से लेकर ए वाला जो हिस्सा है वो रफ है। इट इज ऑल्सो गिवन दैट बी सी इज इक्वल टू 2ac, सो इफ दिस इज x दिस इज 2x। आपने यहाँ पर एक बॉडी छोड़ी, बॉडी यहां से लेकर यहां तक आने पर वापस रेस्ट पे आ गई, तो यहां भी रेस्ट पे थी और यहां पर भी रेस्ट में है। सो यू कैन से टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी, बाय नॉर्मल एंड बाय फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। हाउ मच इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वो होगा mg इंटू 3x sin थीटा। दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg इंटू 3x sin थीटा। 3x sin थीटा इज द हाइट। जब ये यहां से यहां तक आता है, हाउ मच इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, हाउ मच इज द वर्क डन बाय नॉर्मल, 0, because normal is always perpendicular to displacement. Work done by friction is minus mu mg cos theta, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस x, क्योंकि जो पार्ट रफ है ना वर्क तो वहीं पे होगा। दिस इज इक्वल टू 0। आपको जानना क्या था, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इज इक्वल टू k tan थीटा। यू वांटेड टू कैलकुलेट म्यू in terms of tan theta, so mu will be equal to 3 tan theta। ये क्वेश्चन है जो ट्रेडिशनल जेई मेन के जो इंटीजर्स होते हैं उनकी बिल्कुल सटीक लाइन में है। एकदम इजी क्वेश्चन, टू द पॉइंट क्वेश्चन, और एक इक्वेशन लगाते हैं आपको आंसर मिलेगा। आपको के की वैल्यू चाहिए जो कि आ जाएगी 3। Second last question of the paper, question number 24th, which is from EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक। आपको एक सर्कुलर कॉइल दे रखी है, और वो जो सर्कुलर कॉइल है उसका रेडियस आपको दे रखा है, और उसको ऐसे घुमाया जा रहा है ओमेगा से एक मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, एंड लूप मैंने ऐसे मान लिया, अब लूप को ऐसे घुमा रहा हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर मैं किसी टाइम पर अभी फिलहाल इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ है, ठीक है, बी वेक्टर भी आपकी तरफ है। जब ये लूप ऐसे घूमेगा, ऐसे करके यूं घूमेगा लूप, जब ऐसे घूमेगा तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कुछ एंगल आ जाएगा, एंड आई कैन से एन बी ए cos ओमेगा टी विल बी द फ्लक्स। कैसे, एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, और एरिया घूम चुका है, तो उस एरिया का कौन सा कंपोनेंट आपकी तरफ आएगा, cos ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या चीज है, एंगल रोटेटेड बाय लूप इन टाइम टी। So if I want to calculate induced EMF, magnitude of induced EMF, it will be N B A omega sin omega t. If you want to calculate maximum induced EMF during the entire motion, it will be N B A omega. N means number of turns, which is 1 here. B means magnetic field, which is 3 into 10 to the power minus 5 here. A is the area, which is pi into 100 into 10 to the power minus 4. Radius is given to you 10 centimeter. Omega is 2 pi divided by t. t देखो इसमें लिखा हुआ 0.2 सेकेंड में हाफ साइकिल करता है, तो 0.4 सेकेंड में फुल साइकिल करेगा। ठीक है, तो यहां पर भी देखो एक जगह पाई का स्क्वायर आ रहा है। आप देखो जब इसको सॉल्व करोगे, सो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये तो हो गया b, एक पाई यहाँ पे एक पाई यहाँ पे, इस 2 से तो मैं इसको काट दूंगा 0.2, तो एक पाई का स्क्वायर आ रहा है, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2, सो इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 0.2। तो आप इस पाई स्क्वायर को ना लगभग 10 ले सकते हो, पाई स्क्वायर लगभग 10 होता है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली इसके अंदर जो आंसर मिलेगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 15 माइक्रोवोल्ट। ये वाला क्वेश्चन भी एक तरह से कह सकते हो उसी लाइन में है जैसा जेई मेन का पेपर होता है, एकदम सटीक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इतनी सी बात तो लगभग सबको पता होती है, पाई स्क्वायर लगभग 10 होता है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, और ये एक इजी क्वेश्चन माना जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से।
तो 2 सितंबर के फर्स्ट पारी के पेपर का, फिजिक्स के पेपर का आखिरी सवाल आपके सामने इस समय। ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट a metal surface, the stopping potential is V. When the same metal surface is illuminated with radiation of 3 lambda, the stopping potential is V by 4. If the threshold wavelength for the metallic surface is n lambda, then calculate value of n. देखो बच्चों, क्वेश्चन तो मैं इजी कैटेगरी में ही रखूंगा क्योंकि वास्तव में इजी कैटेगरी है। आपने जब वेवलेंथ लैम्डा की लाइट को डाला तो उसमें से हम लोग वर्क फंक्शन माइनस करते हैं। लैम्डा नोट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड दिस इज इक्वल टू E टाइम्स V, where V is the stopping potential. In the second case, when you have increased the wavelength, आपने वेवलेंथ बढ़ा दिया, इसका मतलब एनर्जी घटा दी। एनर्जी घटा दी लेकिन वर्क फंक्शन तो वही रहता है। आपने देखा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V/4 हो गया। आप चाहें तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके घटा सकते हैं। तो जैसे आप 4 से मल्टीप्लाई करके इसको घटाएंगे वैसे ही इधर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। आपके पास सिर्फ लैम्डा और लैम्डा नोट बचेंगे एंड यू विल बी एबल टू विजुलाइज दैट लैम्डा नोट इज इक्वल टू 9 टाइम्स लैम्डा। सॉल्व करते आ जाएगा, कुछ नहीं, एक लाइन खट। आपने बस 4 से गुणा किया, माइनस किया, इससे कटा और यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। थोड़ा सा आपको बस रीअरेंज करना है। लैम्डा नोट की वैल्यू आ जाएगी 9 टाइम्स लैम्डा। दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी 9। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊं, ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ, ये हर साल जेई मेन के पेपर में एक ने एक क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का मैंने हमेशा ऐसा देखा है जिसमें वो सटीक एक लाइन आपने लिखी, इक्वेशन लिखी, और खास तौर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर बार आता है, ट्रेडिशनली आता है। मोस्ट ऑफ द पेपर्स में मैंने क्वेश्चन देखे हैं डायरेक्ट आता है। तो आप इस तरह से फायदा उठा सकते हैं। बस आपको इक्वेशन लिखनी है, सॉल्व करना है, एंड दैट इज ऑल फॉर द डे। दैट इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ टेस्ट पेपर ऑन 2 सितंबर। जो फर्स्ट वाली शिफ्ट का पेपर था ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सॉल्यूशंस जो हैं वो यूजफुल होंगे। वो बच्चे जो भविष्य में जेई मेन की तैयारी करेंगे, सालों साल तक ये सॉल्यूशंस उनको काम आते हैं। और वो बच्चे जो इस पेपर को दे चुके हैं और उसके बाद उनका रिजल्ट अवेटेड है, आईआईटी एडवांस के एग्जाम देंगे, उन सभी बच्चों को पहले से एडवांस में मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वो बहुत अच्छा करें, खूब आगे जाएं, जेई एडवांस का एग्जाम उनका बहुत अच्छा हो, ईश्वर करे उनकी बहुत अच्छे रैंक्स आए, बहुत अच्छे कॉलेजेस में वो पढ़ें। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, आईआईटी इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट, बट इन केस अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते, मान लो बाई चांस तबीयत खराब हो जाती है, बाई चांस कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से हमारी रैंक वो नहीं बन पाती जिसके बारे में हम सोच रहे थे। वैसे तो हर बच्चा सोचता मैं टॉप 10 में आऊंगा, लेकिन नहीं आ पाता, तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। आप अपनी शेल में से पाँव बाहर निकाल के तो देखिए, अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही है। इसलिए डिप्रेस कभी नहीं होना, टेंशन में कभी नहीं आना, बस आगे बढ़ते रहिए। गुड लक, थैंक यू।